हमने देखा कि चाइना में जिस वक्त वुहान में ये चीज बढ़ी कि बहुत ज्यादा वायरस ने जो है अफेक्ट किया, तो वहां की जो नेशन थी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको कॉप अप किया। हॉस्पिटल बनाए, लिमिटेड डेज में हॉस्पिटल बनाए, और जिसकी वजह से उन्होंने बहुत जल्द इस मर्ज पे काबू पा लिया। तो पोस्ट कोविड सिनेरियो में चाइना ने ये किया कि वो जो ट्रेडिशनल एक वे था कि मास्क यूज करना है और मास्क यूज करके और सैनिटाइजर इस्तेमाल करके प्रोटेक्ट किया जाए अपने आप को, जिस वक्त में ये चीजें सेकंड स्टेज के पास पहुंची कि लोगों के अंदर ये स्प्रेड आउट होने लगा, तो एक सैनिटेशन प्रोसेस की बाकायदा रिक्वायरमेंट थी, डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस की। तो स्ट्रीट में उन्होंने बाउजर्स से डिसइंफेक्शन प्रोसेस के तहत बहुत सारे एरियाज को उन्होंने बाकायदा जो है डिसइंफेक्ट किया, और उसके साथ साथ लोगों के लिए डिसइंफेक्शन प्रोसेस के लिए ऐसे टनल और ऐसे सेल्फ सैनिटेशन सिस्टम बनाए जिससे लोगों को फायदा हुआ। तो जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज जिसको हमने इम्पोर्टेंस देते हुए इसको बाकायदा तौर पर प्लान किया, वो ये था कि जैसे कि नमाज पढ़ने के लिए मसाजिद का इस वक्त में सिनेरियो ओवरऑल सबके सामने कि तमाम मसाजिद बंद हैं, तमाम तालीमी इदारे बंद हैं और तमाम मार्केट्स बंद हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ऐसी चीज का होना बहुत जरूरी है कि सर्टेन एसओपीज के तहत मार्केट्स को, मसाजिद को, स्कूल्स को और ऐसे इदारों को दोबारा खोल दिया जाए, जिसकी वजह से लोग बाकायदा तौर पर अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ जल्द वापस आ जाए। क्योंकि ये अब नॉर्मलिटी जिससे एक इफेक्ट ये हो रहा है कि लोग अपने जराए से मुतासर हो रहे हैं, अपनी अर्निंग से मुतासर हो रहे हैं। दूसरा एक और जो इम्पैक्ट समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि लोग इस वक्त में साइकोलॉजिकली जो है इस वक्त में बहुत ज्यादा डिप्रेस है। मीडिया पर हर वक्त बार बार इस स्टैट्स की बात की जाती है कि इतने लोग जो है इस वक्त में जो है वो इन्फेक्टेड हो गए, इतने लोगों की डेथ हो गई, मॉर्टेलिटी रेशो ये चल रही है। सो ये चीजें सब सुनने के बाद लोगों की जो है परेशानी का आलम समझना चाहिए कि हमें सर्टन एसओपीज के तहत अपने इदारों को खोलने के लिए एक बाकायदा एनवायरनमेंट दिया जाए। जैसे कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी ये बात सामने आई है कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हम एसओपीज दे और सर्टन एसओपीज के तहत हम बाकायदा तौर पर इदारों को खोलें और लोग आम जिंदगी की तरफ वापस आ जाएं। तो इस सूरत हाल में जब हमने ये चीज डिस्कवर की कि वो एसओपीज होंगे क्या कि जिसके तहत हम इन चीजों को स्टार्ट कर सके, तो पहली चीज यही सामने आती है कि सबसे पहले डिसइंफेक्शन प्रोसेस की तरफ बढ़ा जाए, चाहे वो हमारे फैसिलिटी का हो, बिल्डिंग्स का हो, हॉस्पिटल्स का हो, या हमारे वेज का हो, रोड्स का हो, बाजार का हो। और इसके साथ साथ पर्सन जो सैनिटेशन प्रोसेस है, सेल्फ डिसइंफेक्शन सिस्टम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको बाकायदा तौर पर जो है ना इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जो भी लोग बाजार में या हॉस्पिटल में या किसी भी बिल्डिंग में दाखिल हों वो प्रॉब्ली इन्फेक्शन फ्री हो और वो जाकर के अपनी एक्टिविटी करें। जिस वक्त में वो एक्टिविटी कंप्लीट करके बाहर आए तो उनको एक हार्मनी हो, एक पीस हो कि हम जिस एनवायरनमेंट से जॉब करके आ रहे हैं, हम जब वापस जाएंगे तो हमारे बच्चे इससे इफेक्ट नहीं होंगे। तो ये एक प्रोसेस है। अब सिस्टम के बारे में ये जो आइडिया था या जो वर्कआउट किया गया कि इसको सेल्फ सैनिटेशन प्रोसेस क्यों कहा जाए या क्यों किया जाए, तो उसकी एक बड़ी रीजन ये थी कि जिस वक्त पे हम डिसइंफेक्शन करते हैं तो उसके लिए लाजमी कोई ना कोई मीडियम यूज करते हैं। तो जब मीडियम यूज करते हैं तो मीडियम की कितनी मिकदार, कितनी क्वांटिटी जो है वो हम अपने बॉडी पर या सरफेस पर जो है हम उसको बाकायदा तौर पर स्प्रे कर सकते हैं। उसके लिए WHO और CDC ने जो गाइडलाइन दी है उसको सामने रखते हुए जो मेजर एजेंट हैं या जिनको कहने के इंग्रेडिएंट्स हैं डिसइंफेक्शन प्रोसेस में, वो एथेनॉल आया है और उसके साथ क्लोरीन की डिसइंफेक्शन प्रोसेस के लिए यूज किया जा रहा है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज किया जा रहा है। तो हमने इस चीज को बेहतर समझा कि जिस चीज को बाकायदा एक नए प्रोसेस से इनिशिएट किया जाए, क्यों ना हम उस चीज को जो हमारे नेचर के बहुत करीब तर हो, हम उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को यूज करें। तो हमने जो ऑप्टिमाइजेशन का पहलू है उसको सबसे पहले सामने रखा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ऑप्टिमाइजेशन, वो ऑप्टिमाइजेशन जो है वो हमारी मीडियम की हो, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा सेंटेक्स ब्रांड है,
चाहे वो हमारे मीडियम से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे स्प्रे से रिलेटेड हो, जिसमें इस वक्त में हम लोग नंबर ऑफ नोजल्स की बात करते हैं। जिस वक्त में हम सप्लायर को कहते हैं, किसी को या वेंडर को कहते हैं हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो पहला सवाल आता है कि कितनी नोजल होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए, लोगों की आसानी के लिए एक वाज़ेह बात जो सबको पता होनी चाहिए कि आप जिस वक्त भी स्प्रे करें अपने बालों पर मत करें, सीधा स्ट्रेट अपने हेड पे मत करें, उसको उस एरियाज में स्प्रे स्टार्ट करें जहां से इंफेक्शन फैलने का खदशा है। तो वो जो मेजर पार्ट जिसके बारे में WHO ने अपनी गाइडलाइन में और बाकायदा तौर पर आप ध्यान दे सकते हैं कि उन्होंने बाकायदा ये मेंशन किया है कि किस किस चीज से ये फैलता है। नॉब को टच करने से, नॉब को टच करना कैसे होगा, अगर आप स्नीजिंग कर रहे हैं, आप कफिंग कर रहे हैं, तो उस हाथ से टच करेंगे तो इट कुड लीड टू अ मेस। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको आप कह सकते हैं कि आपके हाथ से फैलता है, आपके इर्द गिर्द के एनवायरमेंट से फैलता है, क्योंकि ये एक स्टैटिक वायरस है, ये एक नॉन लिविंग वायरस है। इसकी ये फैलने की जो मुजिब है, ये जो वजह है, वो इंसान खुद है। हम लोग कैरियर हैं, हम कैरी करते हैं, इसको मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाते हैं। तो हमने अपने उन पार्ट्स को जहां से ये कन्वे हो सकता है या ये फैल सकता है, उसको सबसे पहले डिसइंफेक्ट करना है। तो चेहरा, मुंह, नाक, आंखें, ये मेन पार्ट है, और उसके साथ आपके हाथ। तो जब भी स्प्रे हो, स्प्रे के लिए सर्टेन एंगल जैसा कि हमने बाकायदा तौर पर लगाए हैं 70 डिग्री पर आपको उससे स्प्रे करना है, और वो स्प्रे बाकायदा तौर पर उसके बाद आपकी ड्रिपिंग पूरी बॉडी पर आए, उसकी जो भी फ्यूमिगेशन प्रोसेस है उसके मुताबिक वो सारा आपके बॉडी पे फॉल करे और आपके साथ वो कैरियर के तौर पर ना जाए आगे कहीं। सो दिस इज द वे। आपको बहुत ज्यादा नोजल्स लगाने की जरूरत नहीं है, जिससे आप नोजल लगा करके आप स्प्रे तो लोगों को दिखा सकते हैं, लेकिन हाउ इफेक्टिव इज दैट हैज टू बी अंडरस्टैंड एंड दैट हैज टू बी प्रॉपरली एड्रेस कि हम इसको कैसे यूटिलाइज करें। सो हमने इसकी ऑप्टिमाइजेशन की, 2 नोजल में इतना इफेक्टिव सोल्यूशन आ जाता है कि आप 15 से 18 लोग पर लीटर जो है आप ये कंज्यूम कर सकते हैं, और ये क्वांटिटी जो है ये इतनी क्वांटिटी है कि आप इससे बड़े अच्छे तरीके से डिसइंफेक्ट हो सकते हैं। सेकेंड चीज जो है, इसमें हमने जो पंप इस्तेमाल किया है, जो हमने इसके साथ मोटर इस्तेमाल की, उसके हवाले से मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि ये जो हमने एनर्जी कंजर्वेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको सामने रखते हुए किया कि 24 वोल्ट का पंप इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज लेस देन 1 एम्पियर। सो अगर ये 24 घंटे भी चल रहा है तो आपकी टोटल एनर्जी जो है वो इतनी क्वांटिटी में आपकी वो यूटिलाइज हो रही है कि आपको वो पॉकेट पे भारी नहीं पड़ता, और आप बड़े इजीली इसको अपने एरिया में कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बारे में हमने बहुत सारे इस वक्त में वॉक थ्रू गेट्स देखे, मुख्तलिफ लोग बना रहे हैं, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसको हमेशा लोगों ने मैं समझता हूं कि इग्नोर कर दिया, मिस कर दिया, कि मेटलर्जी पर इन मीडियम का, इन इंग्रेडिएंट का क्या इफेक्ट है। बहुत सारे लोग मेटल में इस फ्रेम को बना रहे हैं, और जिसकी वजह से यह है कि जब ये मेटल पर स्प्रे होते हैं, कोई भी, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो एथेनॉल हो, चाहे वो पेरोक्साइड है, वो जब भी स्प्रे होते हैं तो उसके बाद क्रोजन का बाकायदा एक अमल शुरू हो जाता है उस पर। पीपल वी हैव एड्रेस दैट कि हमने उसके लिए बाकायदा तौर पर एक वेफर फ्रेम तैयार किया कि अंदर उसके मेटल है और उसके जो मोस्ट इंटरनल पार्ट है वो फाइबर है, और उसको हमने बाकायदा तौर पर स्टील नेल्स के साथ हमने उसको फिक्स किया है, ताकि किसी भी तौर पर वहां पर मुकम्मल तौर पर क्रोजन के चांसेस खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी इस वजह से। सिमिलरली जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमने इसमें की है, जो मैं समझता हूं कि जो भी प्रोडक्शन करने वाले हैं या मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं उनको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आप मार्केट से मोशन डिटेक्टर्स ले रहे हैं, आप मार्केट से इंफ्रारेड सेंसर्स ले रहे हैं, इनके लिए भी आपको ये मालूम होगा कि जब हम लोग किसी भी कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करते हैं, सेटिंग करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग बाकायदा तौर पर हर उस प्रोग्राम को शामिल करते हैं जिसकी वजह से सिस्टम की इफेक्टिवनेस बढ़े, या उसकी कह लें कि दूसरे मानों में एफिशिएंसी बढ़े। तो हमने माइक्रो कंट्रोलर खुद डेवलप किया, और उसको डेवलप करके हमने उससे तमाम वो पैरामीटर्स जिसकी वजह से हम समझते हैं कि हम फर्दर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं या इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, उनको एडजस्ट किया,
और करने के बाद वो ई प्रॉम हमने बाकायदा सिस्टम में लगाई, उसके थ्रू हम अपने सेंसर को डायरेक्ट कर रहे हैं, सेंसर्स जो है वो फीडबैक देते हैं। और इसमें जो हमने एक और ऑप्शन जो सबसे अच्छा मैं समझता हूं कि इस वक्त में जरूरत है कि जितने लोग इससे पास थ्रू हो रहे हैं उसका कोई डाटा नहीं है किसी के पास। हम एक नॉर्मल सर्वे की बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि जी यहाँ से इतनी ट्रैफिक मूव कर रही है इस ब्रिज से पर डे, या इस टनल से इतनी ट्रैफिक मूव कर रही है, तो वो उसकी एक्चुअल काउंट का हमारे पास जो पैमाना है वो ये है कि हम पर पर्सन डिटेक्शन का कोई ऐसी रेशो रखें कि हम उसके बाद इवेलुएट कर सकें कि हमारे पास किसी मॉल में, किसी मस्जिद में या किसी बाजार में अगर सिस्टम लगा हुआ है तो हमारी पर डे काउंट कितनी आई। तो उसके लिए हमने इसको ऑटोमेट किया, इसके अंदर हम ब्लूटूथ लगाया हमने, जिससे हम लोग बाकायदा तौर पर ये डाटा कम्युनिकेट कर सकते हैं कि कितने लोग गुजरे हैं। और इसमें हम लोग आगे फर्दर इसके अंदर जो अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं जो बहुत जबरदस्त किस्म का एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसा स्टेप है जो सबको यकीनन बहुत पसंद आएगा कि थर्मल सेंसर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उससे ये है कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो इस सिस्टम में गुजरने से पहले ही उसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा, आपका सिस्टम अलार्म दे देगा कि इसका टेम्परेचर इतना है, तो इस पर्सन को हम बाकायदा नोट कर लें और इसको यहाँ से डायरेक्टली हम हॉस्पिटल या क्वारंटाइन जहां भी शिफ्ट करना कर सकें। ये भी हमारे प्रोसेस का हिस्सा है। फिर उसके बाद इस सारे डाटा को ये जो हम लोग गैदर करेंगे इसके ऊपर हम बाकायदा रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हैं और पोस्ट कवर्ड इसमें हम सिनेरियो बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सारी लॉजिक सामने आ सकती हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम बना सकते हैं, एआई अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे स्कैट्स बना सकते हैं जिसके बाद हम ये देख सकें कि इस सिस्टम ने कितना अच्छा काम किया, ताकि आने वाले वक्त में अगर इसकी वाकई रिक्वायरमेंट है तो हम इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाएं, ना कि हम इससे लोगों की सेहत और उसके साथ साथ सरमाए की यूटिलाइजेशन के हवाला से राइट डायरेक्शन में हम जायजा ले सकें, उसको आइडेंटिफाई कर सकें। ये मेरी अपनी डिस्कवरीज हैं इस हवाला से।